हमारे साथ 2 ऐसे सेक्रेटरीज़ हैं जिनके ऊपर एक बड़ा भार है इस बार रेवेन्यू कलेक्शन का। हमारे साथ है रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव सर, और दूसरी तरफ है हमारे पास जिनको विनिवेश करना है, डीपम सेक्रेटरी अवनीश चावला सर। शुरुआत में अरविंद सर आपसे करना चाहूँगा। सर, एसटीटी ने आज एक पूरा मूड खराब कर दिया, तो मैं आपसे क्लैरिफिकेटरी मोड में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वजह रही कि आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो है वो एसटीटी इंक्रीज़ किया? क्या आपको लगता है इसके बाद जो एफएनओ में जो ट्रेडिंग है उसमें थोड़ी लगाम लगेगी? क्योंकि सर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ऑलरेडी सर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज। देखिए, डेरिवेटिव मार्केट थोड़ा सोफिस्टिकेटेड मार्केट होता है, और अगर आप यहाँ के डेरिवेटिव मार्केट का वॉल्यूम देखें, बोथ सिक्योरिटी मार्केट अंडरलाइंग जो होता है जिसके ऊपर डेरिवेटिव होता है, या जीडीपी के भी साइज से अगर आप देखें तो बहुत बड़ा है, जो ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता है कि वो एक जेन्युइनली सोफिस्टिकेटेड डेरिवेटिव मार्केट है। तो उसमें स्पेकुलेशन का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा है, इसके कारण जनरल गवर्नमेंट का ये पोजीशन रहा है कि स्पेकुलेशन को जितना कम कर सके, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सके और स्टॉक मार्केट का एक सस्टेनेबल ग्रोथ भी हो सके। तो टैक्स का जो इंक्रीज था, ये बड़ा फोकस्ड सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शंस पे लगाया गया है, और स्पेकुलेटिव ट्रेड को भी एक तरह से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको सप्लीमेंट करता है, और इसी उसमें रेवेन्यू भी जितना वॉल्यूम के ऊपर निर्भर करेगा, रेवेन्यू भी आने का उसमें से ऑप्शन रहेगा। अवनीश सर, आपको 80,000 करोड़ का इस बार कलेक्शन आपके पास है सर। आप सर थोड़ा ब्रेकअप दे पाएंगे, कितना डिविडेंड होगा पीएसयूज का, कितना सर डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा? हमें भार नहीं दिया गया है, हमने हाँ। इसे सहर्ष स्वीकार किया है। हाँ। 80,000 करोड़ जो आप मिसलेनियस कैपिटल रिसीव देखते हैं, इसमें हर प्रकार की एसेट मोनेटाइजेशन शामिल है। वो डिसइन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, वो विभिन्न प्रकार की मार्केट सेल्स भी हो सकती है, वो जो नए इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं जैसे कि इनविट्स भी हो सकते हैं, वो लैंड मोनेटाइजेशन भी हो सकती है। इसमें इस 80,000 करोड़ में इन सभी का समावेश है। हम इसे टारगेट को अलग अलग स्प्लिट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उससे मार्केट को गलत सिग्नल जा सकता है, प्राइस ओवरहैंग हो सकता है, उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन हम एक कॉम्पोजिट वैल्यू क्रिएशन स्ट्रैटेजी के तहत काम करते हैं, जिसमें कॉरपोरेट परफॉर्मेंस, मार्केट कैपिटलाइजेशन, फेयर डिविडेंड्स और कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट, ये चारों पहलू शामिल हैं। डिविडेंड के टारगेट की जो आपने बात की है, वो एक अलग टारगेट होता है। वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है, कैपिटल रिसीप्ट में नहीं आता है, और उसकी गणना साल के अंत में सीपीएससीज की परफॉर्मेंस को देखकर की जाती है, और उसी के आधार पर हम उस पर आगे चल के बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए इस साल वह लक्ष्य लगभग 70,000 करोड़ था, और उसके विरुद्ध हमने ऑलरेडी जो है 50,000 करोड़ डिविडेंड सीपीएससीज का प्राप्त हो गया है, और हम इस वर्ष भी उस लक्ष्य को पूर्णतः हासिल करने के रास्ते पर हैं। अरविंद सर, एक्साइज का जो कलेक्शन है वो इस साल 22% के आसपास आपने रखा है पिछले साल के मुकाबले। सर, एक मार्केट में एक मन में लोगों के शंका है कि एक तरफ तो हेल्थ से नेचुरल नेशनल सिक्योरिटी सेस आपने लगा दिया, केवल उसी वजह से बढ़ रहा है या कोई प्लान है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे एक्साइज बढ़ाने का? नहीं, अभी जो आपका सेस है वो तो एक्साइज से अलग रेवेन्यू है उसका। हाँ। वो एक्साइज के टारगेट में नहीं जुड़ता। तो पान मसाला का जो सेस है वो स्टैंड अलोन अलग एक्ट के अंतर्गत है, और उसका एक्साइज से कोई लेना देना नहीं। तो उसका रेवेन्यू अलग है और एक्साइज का रेवेन्यू अलग। जो एक्साइज का रेवेन्यू है उसके ग्रोथ रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि इस साल एक्साइज टोबैको प्रोडक्ट्स पे सिर्फ 2 महीने के लिए लगा, फरवरी 1 से लेकर मार्च। उसके पहले तो वो कंपनसेशन सेस के व्यवस्था में था।
तो अगले साल से वो फुल फ्लेजेड एक्साइज का पूरे साल का रेवेन्यू आएगा। देश एक्साइज का जो रेवेन्यू का आपको इंक्रीज दिख रहा है वो पूर्णतः टोबैको प्रोडक्ट्स जो है उनके थ्रू आने का जो रेवेन्यू एस्टिमेट है वो है। कोई नया जो भी अभी के दिनों में एक्साइज जितना जो भी लगा हुआ है उसके अलावा कोई नया एजम्पशन लेकर उस रेवेन्यू के एस्टिमेट नहीं किए गए। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक बड़ा ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, मुझे पता है कि सर पाइपलाइन में है, आप ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी हम आपसे बस एक डेट लेना चाहते हैं कि कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं, कब आप जो फिनेंशियल बीट्स आपने मंगाई हैं वो कब तक अप्लाई कर सकते हैं? आईडीबीआई का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट स्टेज 3 पर पहुंच गया है। स्टेज 3 का अर्थ है कि टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स आमंत्रित की गई है। इससे अधिक कोई भी ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक डिटेल या डेडलाइन आपको नहीं बताई जा सकती है। सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि थोड़ी प्रतीक्षा करें। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक आपको अग्रतर जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सर। सर आपने बायबैक में भी चेंजेस किए हैं, इसको हम रिलीफ माने या ये माने कि जो अभी तक एम्बिग्यूटी थी उसको आपने क्लियर कर दी? दोनों ही है। एम्बिग्विटी को क्लियर किया और उसके अंतर्गत लोगों को रिलीफ मिली। एसेंशियली जो ओरिजिनल चेंज जब किया गया था तो उसको एक डिविडेंड के रूप में विच जो टैक्स पेयर के हाथ में इनकम टैक्स के रूप में टैक्स होता है। ऑब्जेक्टिव ये था कि उस पर्टिकुलर विंडो को थोड़ा मिसयूज़ की तरफ, टैक्स आर्बिट्राज का भी मिसयूज़ था और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी तकलीफ होती है। तो अब जो ये सही किया गया है वो ये किया गया है कि कैपिटल गेन्स के रूप में इसको टैक्स किया जाएगा, लेकिन जो ये मिसयूज़ वाला आर्बिट्राज, टैक्स आर्बिट्राज का मिसयूज़ वाला विंडो है वो फिर से यूज़ ना हो, इसके लिए हम लोगों ने जहाँ तक प्रमोटर्स हैं उनकी टैक्सेशन की स्थिति को यथावत रखा है। जो आज के दिन है मार्जिनल रेट ऑफ इनकम टैक्स 30% और 22% उतना ही रखा है और बाकी लोगों को वो कैपिटल गेन्स। तो ये कोर्स करेक्शन हुआ है जिसके कारण रिलीफ भी मिलेगा। सर इसमें मैं आपसे एक और क्लैरिटी एक और रिलीफ ये मिलेगा, एक बार हमने इसको कैपिटल गेन मान लिया तो जो उसका एक्विजिशन कॉस्ट होता है वो भी आपको उसमें सबट्रैक्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली। हाँ, मैं उसी पे क्लैरिटी चाह रहा था। आसान शब्दों में समझूं तो यदि मैंने 100 रुपीज़ का शेयर खरीदा था, 200 पे बाईबैक हो रहा है तो मेरा 100 पे टैक्स लगेगा। बिल्कुल, यही जो आपका कैपिटल गेन है वो 200 माइनस 100 रुपए होगा। हाँ। और उसके ऊपर अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5% लगेगा, शॉर्ट टर्म है तो 20%। सर यदि आप मुझे अलाउ करें तो कुछ और ऐसी कंपनीज हैं जिस पे आपका डिस्कशन चल रहा है, जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इन पे क्या अपडेट हम आपसे मिल सकता है कि सर इनके डिसइन्वेस्टमेंट की रफ्तार कहाँ तक पहुंची? ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक डिटेल देना मेरे लिए उचित नहीं होगा। थैंक यू सर। सर एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि मैट में आपने एक प्रॉब्लम्स या एक इंडस्ट्री की लंबे समय से डिमांड थी कि आप जो उनके पास कलेक्शन हो चुका है उसको कैसे वो सेट ऑफ करें, उसको आपने रिलीफ दे दिया है सर? अब हमने व्यवस्था ये बनाई है कि मैट क्रेडिट को यूज़ करने के लिए आपको नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत आना है। कई लोग मैट क्रेडिट को यूज़ करने के उद्देश्य से पुरानी टैक्स व्यवस्था में थे, तो अब उनके लिए एक विंडो हमने नई टैक्स व्यवस्था में ही दे दी है कि नई टैक्स व्यवस्था में आपको अपना जो अवेलेबल क्रेडिट है उसको सेट ऑफ आप कर सकते हो। तो और उस सेट ऑफ की हम लोगों ने एक सीमा बनाई है, 25% ऑफ टैक्स लायबिलिटी आप इससे सेट ऑफ कर सकते हो। तो जो क्रेडिट उनके पास अवेलेबल है उसी हिसाब से उसको वो आगे के दिनों में नए टैक्स रेजिम में यूटिलाइज कर पाए। सर आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी एक लंबे समय से डिमांड थी, काफ़ी टसल हुआ, एक बिल भी आने वाला था, देश बिल, वो नहीं आ पाया, लेकिन इस बार आपने कहा कि यूज़ कर सकते हैं आप, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है वो डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हैं। कितना कंसेशन पे वो बेच पाएंगे, कितना रिलीफ वहाँ पे होगा और कब तक ये पॉसिबल हो पाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मूल फोकस एक्सपोर्ट है, उस फोकस को डाइल्यूट नहीं करना है, क्योंकि SEZ की पूरी व्यवस्था ही इसलिए बनी हुई है ताकि वो पूरा का पूरा अपना सामान को एक्सपोर्ट करे। बिना कारण, कई कारण हैं जिसके कारण अभी उनको अपनी फुल कैपेसिटी को यूज़ करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो एक वन टाइम विंडो जो क्रिएट किया जा रहा है, लिमिटेड टाइम विंडो होगा, जिसके अंतर्गत वो अपने सामान को आज के दिन अगर उनको अपने फाइनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट में सेल करना है
तो जो एप्लीकेबल कस्टम्स ड्यूटी होती है वो फाइनल प्रोडक्ट की उनको देनी पड़ती है। तो उस एप्लीकेबल कस्टम्स ड्यूटी में कितना एग्जेम्पशन हम दें, हमारा उद्देश्य ये है कि वो एग्जेम्पशन देने के बाद एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में जो मैन्युफैक्चरर है वो और SEZ का जो व्यक्ति इंडिया में बेचे, उनके बीच में किसी तरह का डिफरेंस ना हो। ड्यूटी के कारण डिसएडवांटेज हो रहा था, कंसेशन के कारण एडवांटेज भी ना हो, तो ये कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा। तो ये हम लोग अगले 2 महीने में, जैसे फरवरी और मार्च में, इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और एक कंसेशन, एक नोटिफिकेशन आएगा कस्टम्स एक्ट के अंतर्गत जिसमें एक कंसेशनल कस्टम्स ड्यूटी उन लोगों को अवेलेबल हो। इस प्रक्रिया में हम कॉमर्स के साथ भी चर्चा करेंगे और अप्रैल 1 से इसको लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, पिछले कुछ दिनों से बाजार जो है वो काफ़ी सेंटिमेंट्स कहीं थोड़े से वीक हो रखे हैं, साथ ही FII इसका आउट हुआ है। तो आपको लगता है कि सर जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है या जो डिसइन्वेस्टमेंट का ग्लाइड पाथ है वो कंटिन्यू रह पाएगा या आपको थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा उसके बाद? देखिए, मार्केट्स भी फॉरवर्ड लुकिंग है। प्रोजेक्ट करती हैं, उसके आधार पे अपना धंधा करती हैं और हम भी किसी एक समय पे 3-4 ट्रांजैक्शंस को एक साथ रेडी स्टेट में रखते हैं, तैयार करके चलते हैं। मार्केट कंडीशंस ऊपर नीचे होती हैं, ये मार्केट्स का स्वभाव है और सही समय पे सही मार्केट कंडीशन देख के हम अपने ट्रांजैक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पूरे साल को एक विंडो मान के चलते हैं। उसमें से कुछ पीरियड्स ऐसे होंगे जहाँ पे मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, कुछ पीरियड ऐसे होंगे जो मार्केट में स्टेबिलिटी होगी। तो हम उसके तहत, दैट्स पार्ट ऑफ द जॉब, दैट्स पार्ट ऑफ द मार्केट एंड वी अचीव आवर टारगेट्स। सर, कस्टम एक्ट में बड़े बदलाव हुए हैं और साथ ही सर आपने एमनेस्टी नाम नहीं दिया, लेकिन सर फ्रेमवर्क उससे कुछ मिलता जुलता है। इसको हम एमनेस्टी स्कीम नाम के तौर पे नहीं, वैसे समझे कि पेनल्टी दो और स्कॉट फ्री हो जाओ, और जितने केसेस हैं जैसे चाहे स्मगलिंग है या वो केसेस भी इसमें सर डील हो पाएंगे? नहीं, अगर आप देखें तो हमने उसमें अगर आप कस्टम्स वाले पैराग्राफ को देखें तो हमने उसमें ऑनेस्ट टैक्स पेयर की बात करी है, जो टैक्स ड्यूटी देने के लिए तैयार है, उसको खुद प्रतीत होता है कि कुछ गलती हो गई, ड्यूटी कम पे करी, क्लासिफिकेशन का केस होगा। तो ये वो वाले केसेस नहीं है जिसमें एलिमेंट ऑफ फ्रॉड है या स्मगलिंग है। एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर, टैक्स ड्यूटी जब उसके ऊपर डिमांड आती है तो वो देने को भी शायद तैयार है, लेकिन दिक्कत उसको आती है कि आप उसके ऊपर पेनल्टी के साथ वसूल करते हैं। पेनल्टी एक नेगेटिव कोनोटेशन वाला वर्ड है। एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर को पेनल्टी देना, वो उसको डिस्क्लोज करना, उसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो अगर वो चाहे तो उसको फाइनेंशियल कोई रियायत नहीं है, वो वही अमाउंट जो है वो एडिशनल अमाउंट के रूप में दे दें, और क्योंकि वो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, अपना ड्यूटी देंगे, इंटरेस्ट देंगे और ये एडिशनल अमाउंट देंगे, और कोई अपील वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, और वो केस को वो सेटल कर सके। तो जो डिस्प्यूट रेज होती है इस कारण से नहीं कि वो ड्यूटी नहीं देना चाह रहे, इस कारण से कि वो पेनल्टी वर्ड अपने साथ नहीं एसोसिएट करना चाह रहे हैं, उस डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए एक विंडो बनी। सर, लास्ट क्वेश्चन सर, जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट की आपने ग्रोथ दिखाई है पिछली बजट बी से इस 20 तक, तो सर क्या लग रहा है वो अचीवेबल है? 13 पॉइंट आपने कॉर्पोरेट टैक्स में ग्रोथ बनाई है अंडर दिस सर्कमस्टांसेस? हाँ, बिल्कुल अचीवेबल, इट इज़ वेरी मच अचीवेबल। सर, आपको लग रहा है जो बजट में अनाउंसमेंट्स हुई हैं उससे एक मार्केट सेंटीमेंट सुधरेगा? बिल्कुल सुधरेगा, और थोड़ा प्रतीक्षा करें, मार्केट्स को समझ भी आएगा और सेंटीमेंट भी सुधरेगा। थैंक्स फॉर जॉइनिंग द बिजनेस सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम।